गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। आई एम पीयूष प्रासर और हम कवर करेंगे इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के अंदर आज का जो हमारा एक टॉपिक है, ये बच गया था हाइड्रोग्राफ के अंदर, तो वो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। स्क्रीन पर लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ। ये जो इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ की कंसेप्ट है, ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है और इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है किसी भी एग्जाम के लिए। अगर एक नंबर का एक क्वेश्चन आ गया, इसी टॉपिक से आ गया, तो बड़ा सिंपल सी सवाल होती है और टॉपिक भी कोई बड़ी तीसमार खान वाली टॉपिक नहीं है, बहुत छोटू सा टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है। ओके, तो चलिए हम इस कॉन्सेप्ट को लर्न करते हैं। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको भी सॉल्व करेंगे और भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रॉम हाइड्रोग्राफ चैप्टर, क्योंकि दिस वीडियो विल बी लास्ट वीडियो ऑफ हाइड्रोग्राफ चैप्टर, क्योंकि इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट चैप्टर विच इज फ्लड। ओके, एस्टिमेशन ऑफ फ्लड। ओके, वो उन सब चीजों को हम सीखेंगे, फ्लड राउटिंग, इन सब चीजों को करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आएगी, उसके बाद ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी आएगी, देन योर हाइड्रोलॉजी विल बी कंप्लीटेड। ओके, so before discussing the concept of instantaneous unit hydrograph, I will discuss या फिर I will revise you कि what is a unit hydrograph। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है, क्या होता है। देखिए, अगर आपको याद होगा तो यूनिट हाइड्रोग्राफ इज a हाइड्रोग्राफ ड्यू टू 1 सेंटीमीटर ऑफ एक्सेस रेनफॉल है ना, फॉलिंग। और ये जो 1 सेंटीमीटर ऑफ एक्सेस रेनफॉल है, ये किसी एक कैचमेंट एरिया के ऊपर विथ यूनिफॉर्म रेट या फिर यूनिफॉर्म इंटेंसिटी के साथ फॉल हुआ। और वो यूनिफॉर्म इंटेंसिटी कितना था, देखिए, लेट्स सपोज जो रेनफॉल का ड्यूरेशन था, इट वाज योर डी आवर, है ना। इस डी आवर के दौरान आपका टोटल 1 सेंटीमीटर का एक्सेस रेनफॉल जो है वो जमीन के ऊपर आई, है ना। एक्सेस रेनफॉल, टोटल रेनफॉल, ये टोटल रेनफॉल नहीं है, इट इज एक्सेस रेनफॉल। तो 1 सेंटीमीटर ऑफ एक्सेस रेनफॉल आपका एज ए प्रेसिपिटेशन जमीन के ऊपर आई, ओके, विथ सम यूनिफॉर्म इंटेंसिटी। तो ये यूनिफॉर्म इंटेंसिटी है या फिर इंटेंसिटी ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होगा, सेंटीमीटर पर आवर में हम इंटेंसिटी को देखते हैं। तो टोटल डेप्थ ऑफ या फिर टोटल डेप्थ ऑफ एक्सेस रेनफॉल कितना है, 1 सेंटीमीटर डेप्थ। इतना डेप्थ ऑफ एक्सेस रेनफॉल आया डी आवर के अंदर, तो कांस्टेंट इंटेंसिटी मेरा क्या हो गया, 1/d सेंटीमीटर पर आवर। सो दिस इज द यूनिट हाइड्रोग्राफ। यही डेटा है बेसिकली यूनिट हाइड्रोग्राफ के अंदर, इसके अतिरिक्त और कुछ है क्या, नहीं है। तो अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ का। इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ, चूंकि ये भी एक यूनिट हाइड्रोग्राफ है, यहाँ पे वर्ड अपने आप में है यूनिट, तो यूनिट हाइड्रोग्राफ एक तरह का डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है क्या मेरे भाई। यूनिट हाइड्रोग्राफ एक तरह का डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है, तो क्या इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ भी एक तरह का डीआरएच होगा। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा है, तो ये भी एक तरह का डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ही है, समझ गए, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इंस्टेंटेनियस शब्द का मतलब क्या है। इंस्टेंटेनियस शब्द का मतलब क्या है, कोई अचानक से मतलब आपको समय मिलेगा क्या, समय ही नहीं है, अचानक से कुछ हो गया, समझ रहे हो कि नहीं, उसको कहते हैं अचानक से कुछ हो जाना, इसको कहते हैं हम क्या, इंस्टेंटेनियस। तो अचानक से कुछ हो जाना, क्या हो जाना, लेट्स सपोज कि कोई एक कैचमेंट एरिया है, लेट्स सपोज कि एक कैचमेंट एरिया है जिसका वैल्यू है 1 किलोमीटर स्क्वायर। अब इस 1 किलोमीटर स्क्वायर कैचमेंट एरिया के ऊपर अचानक से 1 सेंटीमीटर की एक्सेस रेनफॉल हो गई। अचानक से कहने का मतलब जो ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल मैंने डी आवर कंसिडर किया था, अब इसको मैं क्या कर दूंगा, रेड्यूस कर दूंगा, अचानक वाली बात में लेते आऊंगा, मतलब डी टेंड्स टू 0, मतलब एकदम अप्रोक्सीमेटली 0 टाइम में आपका 1 सेंटीमीटर एक्सेस रेनफॉल फॉल हो गया उस कैचमेंट एरिया के ऊपर, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हाइड्रोग्राफ बनेगा, इट इज कॉल्ड एज योर इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ। अब देखो, अगर डी को मैंने 0 कर दिया, कम करते करते, रिड्यूस करते करते, तो देखो जो रेनफॉल इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, टोटल डेप्थ ऑफ एक्सेस रेनफॉल जो फॉल होगा
तो 1 सेंटीमीटर एक्सेस रेनफॉल फॉल होगा इन डी आवर। ये मेरा कॉन्सेप्ट था रेनफॉल इंटेंसिटी का इन केस ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो चूंकि यहाँ पे डी को मैंने 0 कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा, रेनफॉल इंटेंसिटी आपका इंफिनिटी हो जाएगा क्या। सो यही आपका इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ का कंडीशन कि हम कहते हैं कि इन इन्फिनाइटली वेरी स्मॉल टाइम, इन्फिनाइटली वेरी स्मॉल टाइम कहने का मतलब विच इज अप्रोक्सीमेटली 0। अब 0 टाइम तो प्रैक्टिकली कुछ होता नहीं है, तो ये जो टाइम इन्फिनाइटली वेरी स्मॉल टाइम हम कंसिडर करते हैं, वो टाइम क्या कंसिडर करते हैं, मान लो कोई गिटारिस्ट है, गिटार बजा रहा है, ठीक है, तो उसको जस्ट एक बार अपने स्ट्रिंग को मारने में जितना समय लगेगा ना, ठीक है, एक ट्यून निकालने में, that was time only, means less than 1 second also, but it is completely not equal to 0, it is practically not feasible। so चूंकि ये सब चीज practically feasible ही नहीं है, तो ये जो पूरा instantaneous unit हाइड्रोग्राफ का जो कॉन्सेप्ट है ना, पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट इज theoretical concept, it is completely theoretical concept, this concept is itself is not practical। लेकिन हम इसको क्यों पढ़ते हैं, इसका अपना एक इंपॉर्टेंस है जो मैं आगे चल के बताऊंगा। ओके, तो चूंकि यहाँ पे आपने देख लिया कि इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो मेन थीम है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि डी को ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल को हम ये कहते हैं कि इट इज टेंड्स टू 0, है ना, इन 0 टाइम, एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका रेनफॉल इंटेंसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा इन्फिनिटी। सो इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए हाइड्रोग्राफ प्रोड्यूस्ड ओके when 1 centimeter of total rainfall excess has fallen over a catchment area in infinitely small duration of time, that is approximately 0 time। समझ रहे हो? Then the hydrograph produced is called as instantaneous unit hydrograph। So चूंकि instantaneous unit hydrograph के पीछे का जो चीज था d tends to 0, ri tends to infinity, ये लॉजिक आप जानते हो, तो d equal to 0 और ri equal to infinity का कोई मतलब है क्या, मतलब ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल 0, मतलब रेनफॉल हुआ ही नहीं, एकदम 0 ड्यूरेशन, इसका प्रैक्टिकली कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। रेनफॉल इंटेंसिटी इंफिनिटी होने का भी प्रैक्टिकली कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ का ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एंड द इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ जो भी बन के आएगी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि वो ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, रेनफॉल इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। सो मैं कह सकता हूं कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स। सुनाई दिया? ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इट इज, इसलिए मैं इस माइक को बहुत करीब लाके बोले हम, इट इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बच्चे जॉब चाहिए, इसी तरह से पढ़ना है, सब चीजों को एनालिसिस करके देखो। एक बार मैं यहाँ समझा दूंगा अभी, फिर दोबारा आपको याद रखने की, मतलब इन सब चीजों को याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, माइंड में अट गया। ये हैट मैंने क्यों लगाया, एक्चुअली मैंने एक मेथड यूज किया, ग्रीन स्क्रीन मेथड। तो अगर हैट रिमूव करूं तो देखिए जो हेयर है ना, इस पे वाइट 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 ऐसा कुछ आ रहा है कि नहीं, मतलब कंप्लीटली जो सिस्टम मैंने पीछे लगाई हुई है वो सिस्टम कंप्लीटली सही नहीं है। आज मैंने ट्राई भी किया था, मार्केट से गया था कुछ लाने के लिए, तो वो सिस्टम मेरा फेल हो गया। तो इसलिए ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए मैंने क्या किया है, भगत सिंह वाली टोपी पहन ली है। आई एम इंडियन, सिविल इंजीनियर हूँ भाई, जैसा आप है, ठीक है। तो चलो यार आगे करते हैं। तो इसका मतलब वो जो स्टेटमेंट था वो मैंने आपको बता दिया, ओके क्या, कि इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर ये रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, तो इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ को बना के मैं करूंगा क्या, मेरे को उसका क्या जरूरत, क्या उससे मेरे को मतलब, क्या उससे मेरे को निकलेगा क्या, ये भी एक सवाल है कि नहीं। तो देखिए रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स से इंडिपेंडेंट तो है, लेकिन यहाँ देखो ये क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर रेनफॉल, 1 सेंटीमीटर ऑफ एक्सेस रेनफॉल आपका कैचमेंट एरिया के ऊपर आ रहा है। कैचमेंट एरिया छोटा नहीं है, वो कैचमेंट एरिया एक बड़ा कैचमेंट एरिया ही है। इट इज नॉट इन्फिनाइटली स्मॉल कैचमेंट एरिया। वो जो नॉर्मल कैचमेंट एरिया जिसके लिए आप यूनिट हाइड्रोग्राफ बना रहे हैं मेरे भाई, वही सेम कैचमेंट एरिया है जिसके लिए आप फ्लड हाइड्रोग्राफ बना रहे हैं मेरे भाई, वही सेम कैचमेंट एरिया ए है ना। तो उस कैचमेंट एरिया के ऊपर 1 सेंटीमीटर ऑफ एक्सेस रेनफॉल अचानक से हो गई, ओके, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक हाइड्रोग्राफ मिल रहा है। हाइड्रोग्राफ मींस ऑब्वियसली इट इज ए प्लॉट बिटवीन डिस्चार्ज वर्सेस टाइम की नहीं, Q वर्सेस T। सो भले यहाँ पे T टेंड्स टू इन्फिनिटली स्मॉल या फिर बहुत कम है, रेनफॉल ड्यूरेशन आपका बहुत कम है, सो फिर भी कुछ ना कुछ एक फाइनाइट शेप ऑफ हाइड्रोग्राफ आपको मिलेगा, एक फाइनाइट शेप ऑफ हाइड्रोग्राफ आपको मिलेगा जिसका पीक बहुत ज्यादा होगा,
ओके, जिसका पीक बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इंटेंसिटी जो है आपका इन्फिनिटी है। हमेशा ध्यान रखना, हाइड्रोग्राफ का जो पीक होता है ना, पीक, इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल जितना ज्यादा, पीक आपका उतना ज्यादा होगा। हाइड्रोग्राफ का जो राइजिंग लिम्ब होता है ना, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन स्लोप ऑफ द कैचमेंट। क्योंकि रेनफॉल जैसे ही और कैचमेंट एरिया का स्लोप बहुत अच्छा है, तो तुरंत सब पानी आपका गाउजिंग साइट पर, जहां पर आप डिस्चार्ज का मेजरमेंट कर रहे हो, वहां पे मिलना शुरू हो जाएगा, मतलब राइजिंग लिम्ब तुरंत बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इंटेंसिटी अगर ज्यादा थी तो बढ़ते बढ़ते पीक आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, समझ रहे हो। और जो फॉलिंग लिम्ब है, फॉलिंग लिम्ब मतलब ये वाला फॉलिंग लिम्ब, ये इट दिस डिपेंड्स ऑन मेनली व्हाट, ऑन स्टोरेज ऑफ द चैनल। इट डिपेंड्स ऑन स्टोरेज ऑफ द चैनल। सो ये तो अलग चीज थी। खैर मैं यहाँ आया, बात तो बता दिया। देखो ये पढ़ाई, वीडियो देख रहा है तो बहुत चीज रिवाइज हो गया, बहुत तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लग गए। अभी 5, 10, 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लग चुके हैं अभी तक में, समझ गए, ठीक है। तो देखो इसका कुछ ना कुछ मतलब होगा, भले ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन IUH का कुछ ना कुछ मतलब होगा। तो मतलब क्या है, ये मतलब है कि इट रिप्रेजेंट द स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कैचमेंट एरिया। इट रिप्रेजेंट द स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कैचमेंट एरिया, समझ में आया, बस ये मतलब है। एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बात ध्यान रखने वाली बात है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इससे क्वेश्चन को पूछेगा। ओके, सो डेफिनेशन लिखिए IUH का। सो वी कैन डिफाइन IUH, इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ, इज ए हाइड्रोग्राफ ड्यू टू 1 सेंटीमीटर एक्सेस रेनफॉल फॉलन ओवर कैचमेंट एरिया within no time और 0 टाइम, दैट इज D टेंड्स टू 0। D क्या है आपका रेनफॉल ड्यूरेशन, D क्या है आपका रेनफॉल ड्यूरेशन। सो IUH का जो बेसिक कंडीशन हो गया ना, जो बेसिक कंडीशन हो गया वो क्या हो गया मेरे भाई, ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है, D टेंड्स टू 0 and rainfall intensity Ri tends to infinity. So this is your basic condition of your instantaneous unit hydrograph IUH, ठीक है। Now next point, IUH जो है, ये जो concept है, this concept is, IUH is a completely theoretical concept, completely theoretical concept। ओके, ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट IUH, जैसे कि मैंने अभी बोला, IUH इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल या रेनफॉल इंटेंसिटी एक्सेट्रा। क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल 0 हो गया, रेनफॉल इंटेंसिटी इन्फिनिटी हो गया। नेक्स्ट, इट गिव्स एन आइडिया अबाउट स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैचमेंट एरिया। ये किसके बारे में आइडिया देता है, इट गिव्स एन आइडिया अबाउट स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैचमेंट एरिया। याद रखने वाली बात है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। देखो मेथड ऑफ मेजरमेंट या फिर मेथड ऑफ प्लॉटिंग या फिर मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ, कोई ना कोई मेथड तो आपको चाहिए। सो इसका कैलकुलेशन बहुत एक्सट्रीम होता है, बहुत हैवी होता है। मतलब D 0 टाइम में आपको एक हाइड्रोग्राफ बनानी है, इट इज पूरा एकदम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। तो इसका कैलकुलेशन भी थ्योरेटिकली होता है, मतलब हम कंप्यूटर मतलब हाथों पे पेन एंड पेपर को यूज करके नहीं करते मेरे भाई, हम इसका कैलकुलेशन कहाँ करते हैं, कंप्यूटर में करते हैं, ठीक है। उसमें लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन और भी डिफरेंट मैथमेटिकल मॉडलिंग मेथड्स हैं, जो कि बीटेक सिलेबस के कोर्स जो है ना, उसके स्कोप के बियॉन्ड है। मतलब हमको पढ़ना ही नहीं है, मतलब आपको इस मेथड ऑफ मेजरमेंट से आपको कैलकुलेशन ही, मतलब क्वेश्चन ही नहीं आएगा या पूछेगा भी नहीं। हाँ, जो डिफरेंट मेथड है, बहुत सारे मेथड है, उनमें से कुछ बहुत इजी मेथड है, ठीक है, जिनका केवल नाम हमको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो इजी मेथड है इसको अधिकतम यूज किया जाता है। तो उनका नाम है क्लार्क्स मेथड, या फिर इसको टाइम एरिया हिस्टोग्राम टेक्निक के मदद से हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ को निकालते हैं। सो दीज आर 2 मेथड, ये दोनों सेम है। क्लार्क जो है ना, इन्होंने ये टाइम एरिया हिस्टोग्राम वाला कॉन्सेप्ट दिया था, ओके, बस अलग अलग मेथड नहीं है, दोनों सेम मेथड है, समझ में आया, बस नाम अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। क्लार्क जो है, इन्होंने ही टाइम एरिया हिस्टोग्राम का कॉन्सेप्ट को दिया था, ठीक है। और क्लार्क मेथड याद रखना है, दिस आर मेथड टू कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ, ओके। सो क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट इतना ही था, IUH का कॉन्सेप्ट, इससे ज्यादा और कुछ है नहीं। क्वेश्चन पढ़ो,
एंड IUH इज ए डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, ये DRH है, मैंने पहले बोल दिया था, इट इज ए डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ए ऑफ 1 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड ड्यू टू रेनफॉल एक्सेस ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन। अरे भाई यहाँ तो ड्यूरेशन इंस्टेंटेनियस वाली बात कर दिया, मतलब ड्यूरेशन ही तो 0 है, तो 1 आवर ड्यूरेशन कहाँ से आ गया, मतलब ये गलत है। ये बी दैट अकर्स इंस्टेंटेनियसली, कुछ लग रहा है इंस्टेंटेनियसली ड्यू टू ए रेनफॉल एक्सेस ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन। अगेन फिर ये 1 आवर ड्यूरेशन ये क्यों बोल रहा है क्वेश्चन में, मैं बेवकूफ हूँ क्या? नहीं। सी ऑफ यूनिट रेनफॉल, अच्छा ये कुछ लग रहा है, यूनिट रेनफॉल एक्सेस प्रेसिपिटेटिंग इंस्टेंटेनियसली, ये सही, यहाँ तक सही है। ओवर द कैचमेंट एरिया, बिल्कुल इंस्टेंटेनियस बात कर दिया, मतलब ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल एकदम 0, और जो रेनफॉल एक्सेस है जो बात कर रहा है यहाँ पे वो 1 सेंटीमीटर रेनफॉल एक्सेस का बात कर रहा है, तो यूनिट रेनफॉल एक्सेस प्रेसिपिटेटिंग इंस्टेंटेनियसली ओवर कैचमेंट, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर सी मेरे को सही लगा, तो मैं टिक लगा दिया। डी नंबर अकरिंग एट एनी इंस्टेंट इन लॉन्ग ड्यूरेशन, अरे लॉन्ग ड्यूरेशन वाली कोई बात ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत। मैं उतना थोड़ी ना बेवकूफ हूँ, आई एम वेरी मच इंटेलिजेंट, चालाक। एक सिविल इंजीनियर बहुत चालाक होता है ना, आप भी बनो, इस तरह से बनो, ठीक है। कॉन्सेप्ट को एक बार क्लैरिटी के साथ पढ़ लिया, फिर इस तरह का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होता है, मैं बोलता है मेरे भाई बहुत कंफ्यूजिंग होता है। सो इस तरह के क्वेश्चन को करेक्ट वे में आंसर करने का यही एक उपाय है कि चीजों को अच्छे से समझो, उसके थ्योरी को अच्छे से समझो, उसके प्लस एंड माइनस को अच्छे से समझो, बस जो चीज को समझ लिया ना उसका क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। चीज ही नहीं समझा है तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट जैसे ही पढ़ेगा, ये भी सही है, वो भी सही है, ये भी सही है, वो भी सही है, ऐसा लगेगा, ऐसा फीलिंग आएगा, सब सही है, लेकिन उसमें से जो सबसे ज्यादा सही होगा वो टिक नहीं लगा पाओगे, उसको लगाने में फिर परेशानी हो जाएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखना है। अभी मैंने समझा दिया, अब देखो जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक में भी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, तनिक सा भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, ठीक है। चलो यार आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, एन इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ इज ए हाइड्रोग्राफ ऑफ यूनिट ड्यूरेशन एंड इन्फिनाइटली स्मॉल रेनफॉल एक्सेस। गलत बात, गलत ओके, गलत बात, तो ये होगा नहीं, यूनिट ड्यूरेशन का बात ही नहीं कर रहा है, ड्यूरेशन ही तो 0 है, और इन्फिनाइटली स्मॉल रेनफॉल एक्सेस ऐसा कुछ था नहीं, रेनफॉल एक्सेस है 1 सेंटीमीटर मेरा, क्योंकि वो यूनिट हाइड्रोग्राफी है, ठीक है। तो ये गलत हो गया मेरे भाई, ये गलत हो गया। बी इन्फिनाइटली स्मॉल ड्यूरेशन, यहां तक ये सही है, एंड ऑफ यूनिट रेनफॉल एक्सेस, ये भी सही है, इन्फिनाइटली स्मॉल ड्यूरेशन एंड यूनिट रेनफॉल एक्सेस, ये सही है, मतलब बी मेरे को सही लग रहा है। और कुछ देखते हैं आगे सही है कि नहीं। देखो स्टेटमेंट पढ़ो तब पता चलेगा, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आंसर भले मिल गया, लेकिन अपने को स्टेटमेंट्स पढ़ना है कि किस तरह से आपको बेवकूफ बनाने का कोशिश कर रहा है, ये चीज भी जानो। देखो इन्फिनाइटली स्मॉल ड्यूरेशन, ये यहाँ तक मेरे को सही लग रहा है, एंड ऑफ यूनिट रेनफॉल एक्सेस, ये भी सही है, ऑफ एन इन्फिनाइटली स्मॉल एरिया, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। मैंने अभी भी बताया था जो एरिया है, जो कैचमेंट एरिया, वो बड़ा ही है, बड़ा छोटा जो है सेम है, जिसके लिए आप हाइड्रोग्राफ बना रहे हो, यूनिट हाइड्रोग्राफ बना रहे हो, वही कैचमेंट एरिया है। यहाँ पे इन्फिनाइटली स्मॉल कैचमेंट एरिया का मतलब क्या हो गया, 1 mm स्क्वायर, उस या फिर उससे भी छोटा 0.1 mm स्क्वायर, उतना छोटा कैचमेंट एरिया होगा क्या? नहीं होगा ना भाई, ठीक है। उतना छोटा कैचमेंट एरिया, फिर उतने छोटे एरिया पे 1 सेंटीमीटर ऑफ टोटल एक्सेस रेनफॉल डेप्थ पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है। डी यूनिट रेनफॉल एक्सेस ऑन इन्फिनाइटली स्मॉल एरिया, ये भी गलत, तो करेक्ट क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लार्क्स मेथड एम्स एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अभी अभी मैंने आपको बताया था क्लार्क्स मेथड या फिर टाइम एरिया हिस्टोग्राम टेक्निक इज जस्ट टू कैलकुलेट द IUH यूनिट हाइड्रोग्राफ, है ना, इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो एक करेक्ट हो जाएगा ऐसे, क्योंकि डेवलपिंग इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्यू टू एन इंस्टेंटेनियस रेनफॉल एक्सेस ओवर कैचमेंट, ठीक है। बी देखो, बी सही है क्या? स्टेज डिस्चार्ज रिलेशनशिप का मैंने बताया था क्या? क्लार्क्स मेथड बताया तो नहीं है ऐसा कुछ, ये गलत है ना। सी मेजरमेंट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, ये तो हॉर्टन करता है मेरे भाई, हॉर्टन, ठीक है, हॉर्टन इक्वेशन। फ्लड राउटिंग गलत, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है? कितना सिंपल क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आता है।
और ऐसे क्वेश्चन में जाके बच्चे गलत करके आते हैं, मेरे को बहुत बुरा लगता है। आई फील वेरी मच बैड, आई फील डीमोटिवेटेड, आई फील वेरी सैड। सो आप ही का भाई का चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में फैला दो। मेरे को भी खुशी होगा, मैं भी डीमोटिवेट नहीं होगा कि कम से कम बच्चा पढ़ के गया इधर से। ओके मजाक कर रहा था। पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31। अच्छा, मैच द फॉलोइंग। ओके, मैच द फॉलोइंग। देखो ये चीज मैंने अभी अभी थोड़ा देर पहले वीडियो में आगे ही डिस्कस किया था। राइजिंग लिम्ब ऑफ ए हाइड्रोग्राफ डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, फंक्शन ऑफ ए टोटल चैनल लेंथ, फंक्शन ऑफ कैचमेंट स्लोप, फंक्शन ऑफ स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी अभी मैंने बताया था राइजिंग लिम्ब इज फंक्शन ऑफ कैचमेंट स्लोप। कैचमेंट स्लोप जितना ज्यादा होगा जो भी बरसात होगी वो तुरंत आपका गाउजिंग साइट पे, ये मेरा गाउजिंग साइट है, तो तुरंत गाउजिंग साइट तक पहुंचेगी, फिर आपको राइजिंग लिम्ब मिलना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो? तो राइजिंग लिम्ब इज ए फंक्शन ऑफ कैचमेंट स्लोप। तो ए का 3 होगा करेक्ट आंसर। बी का देखो, फॉलिंग लिम्ब ऑफ ए हाइड्रोग्राफ इज फंक्शन ऑफ स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैचमेंट एरिया। तो बी का 4 होगा सही। पीक रेट ऑफ फ्लो अभी बताया था, ये रेनफॉल इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो रेनफॉल इंटेंसिटी कहीं है क्या? हाँ, डिपेंड्स ऑन रेनफॉल इंटेंसिटी। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। ड्रेनेज डेंसिटी मतलब लेंथ ऑफ चैनल पर यूनिट, एक मतलब कैचमेंट एरिया है ना। तो इज ए फंक्शन ऑफ ड्रेनेज डेंसिटी इज फंक्शन ऑफ टोटल चैनल लेंथ। बिल्कुल। तो सी डी का 2। तो ये ऑप्शन अगर होता नीचे तो मैच लगा देते। अब क्या है वो तो हमने नहीं देखा, जस्ट क्वेश्चन अच्छा था तो डाल दिया था। इस तरह से इन सब चीजों को बेसिक वे में क्लियर रखना है। सब कुछ मैंने वीडियो कोर्स में एक्सप्लेन किया है। यू कैन एनरोल इनटू द हाइड्रोलॉजी कोर्स एट ₹700 ओनली। एनरोलमेंट के लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगी वीडियो के एंडिंग में, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक भी ऐसा सिलेबस नहीं है, पॉइंट सिलेबस में एक भी ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा जिसमें आप आंसर नहीं कर पाओगे। ओके, इट्स माई चैलेंज, अल्टीमेट चैलेंज। क्वेश्चन नंबर 44। एक्सेस और इफेक्टिव रेनफॉल में बी डिफाइंड एज दी। एक्सेस या फिर इफेक्टिव रेनफॉल को आप कैसे डिफाइन करोगे? एक्सेस या फिर इफेक्टिव रेनफॉल क्या, कौन सा रेनफॉल होता है मेरे भाई? मैं आपको बताता हूँ। प्रेसिपिटेशन हुई, प्रेसिपिटेशन होने के बाद जब हो रही है कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ग्राउंड के नीचे इन्फिल्ट्रेट कर जाएगी, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द इन्फिल्ट्रेशन रेट, है ना। लेकिन प्रेसिपिटेशन भी हो रही है, जैसे एज टाइम इंक्रीजिंग प्रेसिपिटेशन इज अकरिंग, इन्फिल्ट्रेशन इज आल्सो अकरिंग, बट इन्फिल्ट्रेशन विल डिक्रीज एक्सपोनेंशियली एज अकॉर्डिंग टू हॉर्टन इक्वेशन। इन्फिल्ट्रेशन विल डिक्रीज क्योंकि ग्राउंड वाटर का जो भी रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो धीरे धीरे आपको सरफेस रनअप मिलना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर जो इसका मान लो इसका इन्फिल्ट्रेशन रेट है F और रेनफॉल इंटेंसिटी है RI, तो अगर RI इज ग्रेटर देन F तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, उस डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग आपको सरफेस रनअप मिलना शुरू हो जाएगा। तो वो जो सरफेस रनअप मिल रहा है, दैट अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज योर इफेक्टिव रेनफॉल। ठीक है, इफेक्टिव रेनफॉल मतलब इफेक्टिव रेनफॉल इज दैट पार्ट ऑफ रेनफॉल विच इज कंट्रीब्यूटिंग इन डायरेक्ट रनअप, सरफेस रनअप, इन सब चीजों में। समझ गए? ये कॉन्सेप्ट है। तो ऑप्शन पढ़ो, अमाउंट ऑफ रेनफॉल विच प्रोड्यूसेस इक्वल रनअप। अभी इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, चलिए ऑप्शन बी पढ़िए, टोटल रेनफॉल माइनस इन्फिल्ट्रेशन माइनस लॉसेस। ये लॉसेस में क्या देखो, इंटरसेप्शन लॉस, इन सब चीजों को भी वो जोड़ लिया। तो ऑप्शन बी मेरे को सही लग रहा है, ये तो बेसिक फॉर्मूला ही है। मतलब इन्फिल्ट्रेशन लॉस को सब्ट्रैक्ट करके लॉसेस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जितना पानी बचा वो रनऑफ में बचा, तो वही होगा। क्योंकि इन्फिल्ट्रेट हुआ जो पानी, वो पानी ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, फिर वहां से वो बेस फ्लो में कंट्रीब्यूट करेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? वो बेस फ्लो में लेटर ऑन वो कंट्रीब्यूट करेगा। क्वेश्चन नंबर, अच्छा 45 बोल, ऑप्शन नंबर सी पढ़ो, वाटर डेप्थ कलेक्टेड ड्यूरिंग द नेट सप्लाई इंटरवल। डी, ऑल ऑफ दी अबव। देखो अगर जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो सुन लो। स्टेटमेंट ए देखिए, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। एक्सेस रेनफॉल और इफेक्टिव रेनफॉल में भी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रेनफॉल कॉमा विच प्रोड्यूसेस इक्वल रन ऑफ। मतलब एक्सेस रेनफॉल या इफेक्टिव रेनफॉल वो रेनफॉल है जो एक्सेस मतलब जो रन ऑफ में बदल जाता है। यही चीज वो स्टेटमेंट ए कह रहा है। तो सही बात है भाई, तो स्टेटमेंट ए भी सही है मेरा, तो ए हो गया सही, बी हो गया सही, तो इसमें डी भी सही होगा। मतलब जो आंसर होगा वो होगा डी, क्योंकि सी भी सही होगा। क्यों? जो नेट सप्लाई इंटरवल है ना,
ये नेट सप्लाई इंटरवल वही इंटरवल है मेरे दोस्त कि जब आपका इन्फिल्ट्रेशन होने के बाद, मतलब वो नेट सप्लाई इंटरवल एक्चुअली वो इंटरवल है, वो उस पॉइंट से शुरू होती है व्हेन योर रेनफॉल इंटेंसिटी जस्ट बिकम इक्वल टू इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, है ना। मतलब आपको एक्सेस रेनफॉल या फिर रन ऑफ मिलना शुरू हो गया, तो वो टाइम पीरियड ऑफ रेनफॉल जिस दौरान आपको रन ऑफ मिलता है, दैट टाइम इज योर नेट सप्लाई इंटरवल। नेट सप्लाई इंटरवल के बाद रेन आपका बहुत कम हो जाता है, मतलब रेनफॉल इंटेंसिटी काफी कम हो जाती है, मतलब रेनफॉल इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो गया, वो इतना कम हो जाती है कि वो इन्फिल्ट्रेशन से भी कम हो जाए, तब उसके करस्पॉन्डिंग जो रेनफॉल इंटेंसिटी है ना, उसको हम कहते हैं रेसिडुअल रेन। रेसिडुअल रेन ये जनरली एंड ऑफ स्ट्रोम, मतलब बरसात जब एंड होता है ना उस दौरान होती है, जो कि क्वेश्चन नंबर 45 में यही पूछा है। The rain which falls near the end of a storm at rate less than infiltration capacity of soil is called residual rain। ठीक है, ये नेट सप्लाई इंटरवल के बाद की बात होती है। तो नेट सप्लाई इंटरवल वही इंटरवल है जिस दौरान आपको सरफेस रन ऑफ मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का डी विल बी करेक्ट एंड क्वेश्चन नंबर 45 का सी विल बी करेक्ट। 9 अब क्वेश्चन नंबर 46, ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ डिस्चार्ज विद टाइम एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ ए स्ट्रीम इज नोन एज हाइड्रोग्राफ। सिंपल। नेक्स्ट 56, एस हाइड्रोग्राफ इज यूज्ड टू ऑब्टेन यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ shorter duration from longer duration from shorter duration, both A and B, none of the above। क्या है, क्या पूछा? देखो लेट्स सपोज आपके पास 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ था, तो इसको यूज करके हम एक एस कर्व बना लेंगे। अब ये जो एस कर्व बना, तो क्या इस एस कर्व को यूज करके आप 6 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ बना सकता है? हाँ, यस 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 सर, बनाएगा, मैं बनाएगा। क्या इस एस कर्व को यूज करके 2 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ बना सकता है? यस सर, बना लेंगे। अगर बना लोगे तो 56 का क्या करेक्ट होगा? शॉर्टर ड्यूरेशन फ्रॉम लॉन्गर ड्यूरेशन फ्रॉम शॉर्टर ड्यूरेशन, तो दोनों हम कर सकते हैं। लॉन्गर से शॉर्टर, शॉर्टर से लॉन्गर, कुछ भी हम कर सकते हैं, एनीथिंग। यही तो इंडिपेंडेंस, यही तो देता है आपको आजादी एस कर, समझ रहे हैं कि नहीं? तो बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये 57, ये क्वेश्चन मैंने देखा था यार, ये क्वेश्चन मतलब बहुत स्टूडेंट ने गलती किया था। देखो, वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल इज लार्जेस्ट इन रीजन ऑफ हाई रेनफॉल, लार्जेस्ट इन कोस्टल एरिया, लार्जेस्ट इन रीजन ऑफ स्कैंटी रेनफॉल। द करेक्ट आंसर इज, वेरिएबिलिटी का मतलब क्या हुआ? मतलब पैटर्न में चेंज होना, कभी बहुत ज्यादा बरसात हो जाना, बहुत कम बरसात हो जाना, ऐसा क्या? यही सब चीज होगा वेरिएबिलिटी का मतलब, वेरिएबिलिटी इन रेनफॉल का मतलब, है कि नहीं मेरे भाई? हाँ, तो क्या पूछ रही है कि वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल इज लार्जेस्ट इन रीजन ऑफ हाई रेनफॉल और कोस्टल एरिया। देखो हाई रेनफॉल एरिया और कोस्टल एरिया दोनों सेम है लगभग, क्योंकि कोस्टल रीजन में आपका सबसे पहले मानसून स्ट्राइक होता है। अगर मानसून स्ट्राइक उधर आती है सबसे पहले, तो उधर भी आपका जो रेनफॉल है ना वो ज्यादा होता है, काफी अच्छा होता है। ये जो कोस्टल एरिया है फिर हाई रेनफॉल एरिया, यहाँ पर हमारा जो IMD है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो एकदम आग गड़ाए हुए है पूरा, है ना। कुछ भी थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन, हवा इधर उधर से आता है तो पूरा उनका सब अलर्ट सिस्टम सब कुछ उन्होंने बना रखा है। और जनरली ये चीज होता है कि इनके रेनफॉल में जो वेरिएशन है ना, ये ज्यादा नहीं होता है। क्यों? अगर बहुत ज्यादा होता तो IMD, सोचो इंडियन में एक लॉजिक में बता रहा हूँ, उतना करेक्टली इन सब रीजन्स में, है ना, जो मेजर रीजन्स है जहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल होता है, उतना करेक्ट वे में वो प्रेडिक्शन नहीं कर पाते, भविष्यवाणी नहीं कर पाते, फोरकास्टिंग नहीं कर पाते। समझ में आ रहा है? लार्जेस्ट रीजन मतलब जहाँ पे हाई रेनफॉल हो रहा है, या फिर कोस्टल एरियाज में वेरिएबिलिटी बहुत कम होती है, मतलब वेरिएशन रेनफॉल पैटर्न में ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। स्कैंटी रेनफॉल रीजन में ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। स्कैंटी रेनफॉल रीजन जैसे कि राजस्थान वाली क्षेत्र है, कभी किसी साल राजस्थान में सूखा है, बारिश ही नहीं है, लेकिन किसी साल अचानक से बाढ़ आ गई, तो इस बारे में IMD भी नहीं बता पाता है। दे ऑल्सो नॉट एबल टू प्रेडिक्ट कि अच्छा इस बार बाढ़ आ जाएगा वहां पे। वेरिएशन ज्यादा है भाई, अनप्रेडिक्टेबल है पूरा का पूरा, कुछ और ही है। समझ रहे हो कि नहीं? इस बात को ध्यान रखना है मेरे भाई कि लार्जेस्ट इन रीजन ऑफ स्कैंटी रेनफॉल, तो ऑप्शन नंबर सी ओनली। समझे? चलिए आगे बनाते हैं। न्यूमेरिकल आ गया, कोई बात नहीं, बनाएंगे।
देखो यार क्वेश्चन पढ़ो। ए डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ड्यू टू आइसोलेटेड स्ट्रोम वाज ट्रायंगुलर इन शेप विद ए बेस ऑफ 80 आवर। देखो ये ट्रायंगुलर वाला इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है। विद ए बेस ऑफ 80 आवर and peak of 200 meter cube per second. If catchment area is 1440 kilometer square, the effective rainfall of the storm is। क्या पूछा वो एक्सेस रेनफॉल का डेप्थ पूछा है क्वेश्चन में। आपको एक डीआरएच दिया है और कह रहा है कि ये जो मेरा डीआरएच है ये ट्रायंगुलर है शेप में, इसका बेस है मेरा 80 घंटे का, ठीक है, और इसका जो पीक डिस्चार्ज की वैल्यू थी वो थी 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड का। और ये जो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है ये एक कैचमेंट एरिया के ऊपर रेनफॉल हुई थी ऑफ कुछ एक्सेस रेनफॉल डेप्थ जो कि है अननोन। लेट्स सपोज वो डी एक्सेस रेनफॉल डेप्थ डी सेंटीमीटर रेनफॉल डेप्थ हुई थी इस कैचमेंट एरिया ए के ऊपर, जिसका एरिया का वैल्यू है 1440 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये इस कैचमेंट एरिया के लिए वो यूनिट हाइड्रोग्राफ आपका बना है। तो आपसे पूछ रहा है कि वो एक्सेस रेनफॉल डेप्थ का वैल्यू कितना होगा, है ना, या फिर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ का वैल्यू कितना होगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट मेरे भाई, वॉल्यूम कंजर्वेशन, मतलब जितना बरसात हुई इन फॉर्म ऑफ एक्सेस रेनफॉल उतना ही पानी आपके हाइड्रोग्राफ के अंदर है, डीआरएच के अंदर उतना ही पानी है। सो डीआरएच के अंदर का एरिया अगर हम निकालेंगे तो जो एक वॉल्यूम मिलेगा वो वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू एरिया इंटू डी सेंटीमीटर की। नहीं मतलब मैं इक्वेशन लिखता हूँ, देखो डीआरएच का अंदर का एरिया वो ट्रायंगल है तो उसका एरिया हाफ इंटू बेस, बेस मतलब 80 आवर है ना, इनटू टाइम मतलब 200 मीटर क्यूब पर सेकंड है कि नहीं मेरे भाई, ठीक है, पर सेकंड। अब देखो यहाँ पे देखो ये सेकंड में है 200 मीटर क्यूब पर सेकंड और यहाँ पे 80 आवर है। तो इस 80 को भी हमको सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है, तो हम क्या करेंगे 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा इधर भी सेकंड आ जाएगा। तो ये सेकंड खत्म, तो ये ओवरऑल जो एक वॉल्यूम है ये मीटर क्यूब में आ जाएगा क्या मेरे भाई। तो दिस वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू कैचमेंट एरिया इनटू डी, है ना, तो ये भी एक वॉल्यूम मिलेगा। तो एरिया इंटू डी मतलब ये करूंगा तो ये भी एक वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है। तो ये वॉल्यूम देखो ये इक्वल टू क्या होगा 1440 किलोमीटर स्क्वायर। तो हमको देखो यहाँ पे मीटर क्यूब में मैंने वॉल्यूम निकाला है तो इसको भी मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा कि नहीं। 1440 इंटू किलोमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट 10 टू द पावर 6 मीटर स्क्वायर हो गया कि नहीं, इनटू देखो यहाँ पर ये डी सेंटीमीटर में मैंने माना है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डी बाई 100 लिख दूंगा कि नहीं, डी बाई 100 इतना मीटर। तो ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर क्यूब हो गया कि नहीं। अब देखो इस पूरे इक्वेशन में एक ही चीज मेरा अननोन है जो कि है डी, और इसको कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर का जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे भाई, विदाउट कैलकुलेटर मैं सॉल्व कर दूंगा और कर दिया फटाक से। जो आंसर होगा आपका डी 2 सेंटीमीटर। सॉल्व इट विदाउट कैलकुलेटर। कैलकुलेटर हरदम यूज करने जाएंगे पागल हो जाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, फेल हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो हम कैलकुलेटर का यूज जनरली नहीं करेंगे जब तक हमको जरूरत ना पड़े, जैसे कि मेरे को अभी जरूरत नहीं पड़ेगा, समझे मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों। आप कैलकुलेटर का यूज ना करें, निवेदन है मेरा ही नहीं, आप भी अपने आप से भी निवेदन कर लो कि हम कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे जब तक हमको जरूरत नहीं है। जब बहुत एक्सट्रीम कोई सवाल है, कन्वेंशनल क्वेश्चन वगैरह, वहां तो कैलकुलेटर का यूज करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कैलकुलेटर का यूज मत करिए। हाइड्रोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ईएससी में तो ईएससी लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो कैलकुलेटर चाहिए ही नहीं। गेट वाले क्वेश्चन में हाँ स्क्रीन कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो ये समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, जस्ट वॉल्यूम को इक्वेट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, एस कर्व का इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज पूछा है, डी इक्वल टू 3 आवर और कैचमेंट एरिया 270 किलोमीटर स्क्वायर पूछा है। तो एस कर्व का इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज क्यूएससी का फॉर्मूला डायरेक्टली करस्पॉन्डिंग टू किलोमीटर स्क्वायर एंड डी आवर 2.78 इंटू ए अपॉन डी। तो इसको अब कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर चाहिए क्या मेरे को, नहीं, 270/3 कितना बार में, 90 बार में ये कट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 90 गुना 2.78 कर दूंगा तो ये लगभग मेरा आ जाएगा 249 समथिंग, मतलब सी 250 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ठीक है। In constructing a 4-hour synthetic unit hydrograph for a basin, 4 आवर का एक सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ हम बना रहे हैं। The lag time is estimated to be 40 आवर।
लैग टाइम जो था ये 40 घंटे का है। when will the peak discharge in the synthetic unit hydrograph occur from the start of the stroke? देखो यार, ये आपका एक सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ हो गया। अब इसमें कह रहा है कि जो लैग टाइम है वो कहाँ से होता है, हम मेजर करते हैं लैग टाइम फ्रॉम सेंटर ऑफ स्ट्रोम, है ना। तो ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रोम कितना है, 4 आवर। तो लैग टाइम हम मेजर करते हैं फ्रॉम सेंटर ऑफ स्ट्रोम टू द पीक। तो ये जो वैल्यू है सेंटर ऑफ स्ट्रोम टू द पीक, ये वैल्यू आपको दिया है 40 घंटा। अब आपसे पूछा है कि टाइम टू पीक फ्रॉम स्टार्ट ऑफ रेनफॉल, मतलब 0 से कितना होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, 40 + 2 = 42 आवर हो जाएगा क्या, क्योंकि d = कितना है मेरा, 4 आवर। तो फ्रॉम स्टार्ट करना है तो लैग प्लस d/2, यही हो गया। सिंपल सी इक्वेशन, सिंपल सी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58 देखो, देखिए क्वेश्चन को पढ़ो पहले, कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। ए 6 आवर स्ट्रोम हैड 4 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एंड द रिजल्टिंग रन ऑफ वाज 2 सेंटीमीटर। If phi index remains at the same value, the runoff due to 10 centimeter of rainfall in 12 hour in catchment is। क्या क्वेश्चन है, देखो यार क्या कहता है, एक 6 आवर ड्यूरेशन का एक बरसात हुई जिसमें टोटल रेनफॉल का जो मैग्नीट्यूड था वो 4 सेंटीमीटर था, और जो रन ऑफ प्रोड्यूस हुआ 2 सेंटीमीटर ओनली। तो लॉस मेरा कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर लॉस हो गया। इसका मतलब यही हुआ, तो 2 सेंटीमीटर लॉस हुआ, 2 सेंटीमीटर ऑफ टोटल रेनफॉल मेरा लॉस हुआ कितने घंटे में, 6 घंटे में। तो वो लॉस किस रूप में हुआ, इन्फिल्ट्रेशन, मतलब फाई इंडेक्स जो है मेरा वो क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल मेरा लॉस हुआ इन 6 आवर। तो 2/6 मेरा हो गया, 2/6 सेंटीमीटर पर आवर मेरा हो गया फाई इंडेक्स। अब कहता है और एक बरसात है जिसमें फाई इंडेक्स सेम रहेगा और उसमें द रन अप ड्यू टू 10 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, मतलब टोटल रेनफॉल जो हुई वो कितना हुई, 10 सेंटीमीटर। टोटल रेनफॉल हुई 10 सेंटीमीटर, तो इसके कारण रन ऑफ कितना हुआ होगा, और ये ड्यूरेशन जो दिया है ये 12 घंटा का दिया है ना। तो हम पहले लॉस निकाल लेंगे, 12 घंटे के दौरान कितना लॉस होगा। तो ड्यूरिंग 12 आवर जो लॉस होगा वो क्या होगा, आपका 5 × 12, इतना अमाउंट ऑफ टोटल रेनफॉल लॉस हो जाएगा कि नहीं। तो ये 5 × 12, 5 वैल्यू हमको पता है, 2/6 × 12 की नहीं, ये 2 इधर खत्म, मतलब ये 2, तो ये 4 सेंटीमीटर ऑफ टोटल रेनफॉल मेरा लॉस हो जाएगा। तो टोटल रेनफॉल में से आपका 4 सेंटीमीटर लॉस हो गया, तो इतना ही अमाउंट रन ऑफ के रूप में प्रोड्यूस होगा। तो 10 - 4 = 6 की नहीं। लॉजिक समझ में आया क्या, बस फाई इंडेक्स निकालना था और वहां से हम लॉस को कैलकुलेट करके टोटल रेनफॉल से सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो जो वैल्यू आया वो मेरा रन ऑफ के रूप में बच गया। देखो अगर वीडियो को अच्छे से पढ़ा है, कोर्स को अच्छे से पढ़ा है अब तक, तो ये सब क्वेश्चन ऐसे ऐसे फालतू में मुंह जवानी सॉल्व हो जाएगा, समझे क्या। दिस इज माई कॉन्सेप्ट डिकोडर एंड आपका प्यारा अपना सा छोटू सा चैनल। अभी छोटू है, आपका प्यार मोहब्बत सपोर्ट के बदौलत भगवान करेगा तो आगे जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं। मेरा फर्ज है, मैं चाहता हूं कि बच्चे तक डेटा पहुंच पाए, अच्छी चीज़ें पहुंच पाए, कॉन्सेप्ट पहुंच पाए, ताकि उनको बहुत सोचना ना पड़े, घबराना ना पड़े, समझ रहे हो। नॉन टेक्निकल प्रिपरेशन करो, टेक्निकल मेरे भरोसे छोड़ दो। ऑल ओवर इंडिया IIT NIT कोई भी। 58 B ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B विल बी करेक्ट। क्वेश्चन 59 पढ़ो यार। इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ इज अ हाइड्रोग्राफ ऑफ यूनिट ड्यूरेशन, गलत क्या, यूनिट रेनफॉल एक्सेस 2 सही है क्या, इन्फिनाइटली स्मॉल ड्यूरेशन 3 भी सही है क्या, इन्फिनाइटली स्मॉल रेनफॉल एक्सेस 4 गलत है क्या। द करेक्ट आंसर इज 2 and 3 ओनली। तो ऑप्शन नंबर C विल बी करेक्ट क्या। कॉन्सेप्ट अगर पता है अच्छे से तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करोगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। इन्फिनाइटली स्मॉल रेनफॉल एक्सेस होना चाहिए क्या, ऐसा सोचने लगोगे, क्यों, पता ही नहीं है ना। लेकिन अभी मैंने बता दिया, अभी पढ़ा दिया, अभी पता है, आएगा टिक लगाओगे। समझ रहा है कि नहीं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 52 पढ़ो, फिर मैं बताऊंगा। इस तरह से बेवकूफ बनाते हैं, इस तरह से आपको कंफ्यूज को करते हैं एग्जामिनर और डराते हैं, तो अपने को डरना नहीं है। 52 पढ़ो।
ए डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ फॉर ए 6 आवर स्ट्रोम, 6 घंटे का कोई बरसात है, उसका एक DRH है जिसका टाइम बेस है, टाइम बेस इज योर 24 आवर। और कहता है ये जो DRH इसमें रेनफॉल एक्सेस की वैल्यू RE की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है। RE मेरा बाइक भी है, रॉयल इनफील्ड, मस्त बाइक। हाँ, तो RE का जो वैल्यू है रेनफॉल एक्सेस का, इट इज 2 सेंटीमीटर। देन द टाइम बेस ऑफ द करस्पॉन्डिंग 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ विल बी, मतलब इसी DRH का अगर आप यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाओगे तो उसका टाइम बेस क्या होगा। सोचो यार, क्या बेवकूफ बना रहा है। ये मेरा DRH हो गया, ठीक है, इसका टाइम बेस है मेरा 24 घंटा, ठीक है। तो ये DRH के ऑर्डिनेट्स, तो ये 6 आवर का DRH है। अभी 6 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाना है तो मेरे को क्या करना होगा, मेरे को बस DRH के ऑर्डिनेट से रेनफॉल एक्सेस का वैल्यू को डिवाइड कर दूंगा। तो रेनफॉल एक्सेस का वैल्यू 2 है, तो इसके जितने भी ऑर्डिनेट होंगे सारे ऑर्डिनेट से 2 2 2 2 को मैं डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे एक छोटा ऑर्डिनेट मिल जाएगा, मतलब उसका आधा। वहां पे जितना है, क्योंकि आपने 2 से डिवाइड किया मतलब आधा से डिवाइड किया, तो यहाँ पे उसका आधा वाला ऑर्डिनेट मिल जाएगा। लेकिन टाइम बेस तो आपका सेम रहेगा ना, 24 घंटा ही रहेगा, टाइम बेस में कोई रिडक्शन नहीं होगी। जो 6 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाओगे उसका भी टाइम बेस 24 घंटा ही रहेगा, जो कि आपका DRH का टाइम बेस था। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं, एग्जाम में देखेंगे अरे ये क्वेश्चन तो कैलकुलेशन वाला कुछ है, इसमें 2 6 24 कुछ लिखा हुआ है, छोड़ो छोड़ो लेट हो जाएगा। अरे पढ़ के देखो एक बार, पूछा क्या है उसमें। नहीं हो रहा है दिमाग में क्लिक तो छोड़ के आगे जाओ, वरना कुछ है नहीं, जान नहीं रहता ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो टाइम बेस कभी बदलेगा नहीं, याद रखना। पीक, हाँ पीक रिड्यूस हो जाएगा, पीक चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय। ये डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ जो है ना, ये क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, जस्ट जो आपका ऑर्डिनेट्स है देखो डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स सपोज ये मेरा यूनिट हाइड्रोग्राफ है, ओके। तो लेट्स सपोज मेरा 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ है, तो यहाँ पे मेरा 4 आवर या फिर D आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ मेरा है, ऐसे ऐसे लेके चलता हूँ। तो ये इंटरवल मेरा टाइम इंटरवल, यहाँ पे D, इधर भी D, इधर भी D, इधर भी D, ये सारे D टाइम इंटरवल मेरे होंगे। बेसिकली कॉन्सेप्चुअली यही होना चाहिए। अब ये सारे क्या है, ऑर्डिनेट्स हैं, किसके, यूनिट हाइड्रोग्राफ के, है ना। तो लेट्स सपोज ये ऑर्डिनेट है Y1, ये ऑर्डिनेट है Y2, ये ऑर्डिनेट है Y3, ये ऑर्डिनेट है Y4, ऐसा। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ इस यूनिट हाइड्रोग्राफ का मैं बनाऊंगा, वो मैं क्या करूंगा, जस्ट मैं इसको, मतलब ये आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा ना, वो हाइड्रोग्राफ आपका जैसा दिखता है वैसा ही दिखेगा, लेकिन इसमें हम रिप्रेजेंट क्या करते हैं कि ये जो फर्स्ट D इंटरवल ऑफ टाइम था, इसमें टोटल कितना परसेंटेज ऑफ सरफेस रन ऑफ हुआ। अब टोटल परसेंटेज ऑफ सरफेस रन ऑफ मतलब इस इतना का एरिया। अब ये एरिया हम कैसे निकालेंगे, लेट्स सपोज ये एरिया है A1, है ना, और टोटल हाइड्रोग्राफ का एरिया है A, तो परसेंटेज ऑफ रन ऑफ वो कितना आया, वो आएगा लेट्स सपोज A1/A इंटू 100 की नहीं। तो ये मेरा हो जाएगा पहला वाला डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ का परसेंटेज, A1/A इंटू 100। लेट्स सपोज फिर ये जो है आपका ये एरिया है A2, तो नेक्स्ट D आवर इंटरवल के बीच में आपका कितना परसेंटेज ऑफ सरफेस रन ऑफ हुआ, तो वो कैसे निकाल लोगे, A2/A इंटू 100 की नहीं, A2/A इंटू 100, तो ये कर देंगे A2/A इंटू 100, इस तरह से आ जाएगा ये A2/A इंटू 100, ओके। ये A1 A2 ये सब निकालना बहुत आसान है, एक छोटा छोटा एरिया, ठीक है। तो दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। ये हम इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, परसेंटेज ऑफ सरफेस रन ऑफ इन D इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड जो आया, ओके। इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये परसेंटेज में होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ के अंदर टोटल एरिया जब उसका कैलकुलेट करोगे वो आपको मिल जाएगा 100%। जैसे ये मान लो ये 2% आया होगा, ये 5% नेक्स्ट D इंटरवल में सरफेस रन ऑफ हुआ होगा, फिर नेक्स्ट में लेट्स सपोज 8 10 इस तरह से डिफरेंट परसेंटेज हुआ होगा, और सबको सम करोगे तो 100% मिल जाएगा आपको। तो दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ का कॉन्सेप्ट था, इसको बर्नार्ड ने दिया था, नाम याद रखना कोई जरूरी नहीं है, बर्नार्ड डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ उसका नाम ही होता है। हमको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन रेयरली नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है,
ठीक है। ये बर्नार्ड ये पूछ लिया ऑब्जेक्टिव में, इतना काफी। कन्वेंशनल इससे नहीं बनेगा क्योंकि इसमें कुछ जान नहीं होता है। ओके, सो टेंशन फ्री रहिए। सो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। एंड करने से पहले कुछ बता देता हूँ, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने को लाइक करिए, वीडियो को पसंद करिए, आपका काम हो जाएगा। ओके, देखो अब जो नेक्स्ट चैप्टर बचा हाइड्रोग्राफ, यही इसी के साथ मैं खत्म करूंगा। अब कुछ नहीं बताऊंगा, फ्लड बताऊंगा, फ्लड राउटिंग बताऊंगा, है ना, फ्लड एस्टिमेशन कैलकुलेशन, पीक फ्लड, है ना, प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड, रिटर्न पीरियड, गंबल्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, है ना, इन सब चीज़ों को हम ये फ्लड वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसको करने के बाद हम करेंगे ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी, एक्वीफर, है ना, पंपिंग आउट टेस्ट, पंपिंग इन टेस्ट, इन सब चीज़ों का एनालिसिस हम करेंगे। तो विद दिस 2 चैप्टर आपका हाइड्रोलॉजी खत्म हो जाएगा। ओके, और ये आने वाले 1 सप्ताह के अंदर आपको ये सारे लेक्चर वीडियो देखने को मिलेंगे। जो फ्लड वाला चैप्टर है ये आप YouTube पे पब्लिकली देख सकते हो अपने फ्री वीडियो सेशन में, लेकिन ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी का जो वीडियो कोर्स होगा ये आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे आपको मिलेगी हाइड्रोलॉजी के प्लेलिस्ट में, जिसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा अपना प्यारा सा हाइड्रोलॉजी पेपर का, जिसकी सब्सक्रिप्शन फीस है ₹700 ओनली। तो इस तरह का ये इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन हम प्रोवाइड करते हैं पेपर्स का। आप चाहें तो डिफरेंट पेपर्स में ले सकते हो। एनरोलमेंट अपना स्ट्रक्चर एनालिसिस, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, जो मेजर पेपर है उनमें हम बना के रखें। हाँ, और कुछ मेजर पेपर हमने फ्री रखा है, जैसे आरसीसी फ्री, आप फ्री में देखिए, एंजॉय करिए, फ्लूइड मैकेनिक्स मजे करिए, सॉइल मैकेनिक्स फुल वो क्या मौज कर दीजिए, मौज कर दो, समझ रहे हो। ओपन चैनल फ्लो, ऐसे बहुत सारे पेपर्स हैं जो हमारा फ्री सब्सक्रिप्शन में है, तो आप वहां से देख के एंजॉय कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को लर्न कर सकते हैं। हाँ देखिए, वो सब लेक्चर हमने बहुत पहले अपलोड किया था, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं, आज भी वही चीज पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, उससे पहले भी वही चीज पूछे जा रहे हैं। हाँ, कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप हमको कांटेक्ट करिए 7008-420-353 पर। ओके, दिस इज माय कांटेक्ट नंबर, आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए बहुत सारा कॉल आता है, बहुत सारा मैसेज आता है, सो हो सकता है मैं कभी रिप्लाई करूं नहीं करूं, लेकिन आप व्हाट्सअप करेंगे तो मैं व्हाट्सअप पे जरूर रहता हूं, मैं रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। ठीक है, आप यूट्यूब से जाके अपना प्ले स्टोर से जाके कॉन्सेप्ट डिकोडर आपका अपना ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें लॉग इन कर लीजिए, कॉल आपको हमारे ओर से, हमारे टीम की ओर से अपने आप चली जाएगी। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, मेक श्योर टू सब्सक्राइब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।